हमने पिछली क्लासों में क्षितिज गद्य खंड के पाठ 7 का अध्ययन किया है। तो दोस्तों आज हम पाठ 8 चालू करेंगे। तो हम लोग करेंगे हिंदी का क्षितिज का गद्य खंड का पाठ 8 देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत और इसके लेखक हैं दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी। इनकी विधा है रेखा चित्र। आपकी रचनाएं दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं हैं पतितों के देश में, और इनकी दूसरी रचना है चिता के फूल, और एक रचना इनकी माटी की मूर्तें आदि इनकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों इनके बारे में हम कुछ थोड़ा सा और लिखेंगे, हम पाठ का सारांश लिखेंगे। तो तो हम लोग पाठ का सारांश देख लेते हैं। सारांश मतलब पाठ का मुख्य सार कि पाठ क्या कह रहा है, पाठ में हमने क्या पढ़ा है। तो उन कुछ मुख्य बातों को हम लोग लिख लेंगे दोस्तों। तो चलिए लिखिएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो लिखते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। दोस्तों हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है, जिसने भी ये पाठ पढ़ा होगा वो अच्छे से जानता होगा कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी कलम के जादूगर थे। यानी कि उनकी कलम में इतनी ताकत थी कि जो वो लिखते वो सभी के दिमाग में उतर जाता। तो वो एक अच्छे लेखक थे, एक अच्छे रेखा चित्रकार थे। तो दोस्तों उन्हें इसी वजह से एक कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। अगला फैक्ट हम लोग लिखेंगे दोस्तों, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। तो दोस्तों अगला फैक्ट लिखेंगे गोविंद के बारे में। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। दोस्तों बाल गोविंद भगत जी एक साधु थे, लेकिन वो ग्रस्त थे, उनके बीवी बच्चे भी थे दोस्तों। तो इसलिए हमने पाठ में पढ़ा है कि वह एक ग्रस्त व्यक्ति थे। और अगले फैक्ट में इनके बारे में लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत कबीरदास जी को साहब बुलाते थे। बाल गोविंद भगत जी कबीरदास जी को साहब कह के बुलाते थे। तो अगला हम लोग फैक्ट लिखेंगे, बाल गोविंद भगत कबीरदास जी को साहब कहकर बुलाते थे। दोस्तों बाल गोविंद भगत जी कबीरदास जी को साहब कहकर बुलाते थे। दोस्तों हम लोगों ने पाठ में उनके बारे में यह भी पढ़ा कि बाल गोविंद भगत के यहाँ खेती से जो कुछ पैदा होता था। तो हम लोग लिखेंगे अगले फैक्ट में, बाल गोविंद भगत के यहाँ खेती से जो भी पैदा होता था
दोस्तों इनके यहाँ खेती से जो भी पैदा होता था वह 4 कोस दूर कबीर मठ में यह दे आते थे। तो लिखेंगे जो भी पैदा होता था तो उसको यह कबीर मठ में जमा करा देते थे और सॉरी और उससे जो उन्हें प्राप्त होता और उससे जो उन्हें प्राप्त होता इतने में वे अपना निर्वाह करते थे। वे अपना निर्वाह या फिर जीवन यापन करते थे। दोस्तों हम लोगों ने पाठ में पढ़ा बाल गोविंद भगत जी एक साधु व्यक्ति थे जो गृहस्थ थे। तो हमने लिखा है बाल गोविंद भगत जी गृहस्थ थे। रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी माना जाता है। बाल गोविंद भगत कबीरदास जी को साहब कहकर बुलाते थे। बाल गोविंद भगत के यहाँ खेती से जो भी पैदावार होती थी वह 4 कोस दूर एक कबीर मठ में जमा करा देते थे दोस्तों। और उससे उन्हें जो प्राप्त होता उससे अपने जीवन का निर्वाह करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। दोस्तों इसी के रिलेटेड हम नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे। अगला फैक्ट लिखेंगे दोस्तों, बाल गोविंद भगत जी के एक बेटा था जो मंद बुद्धि था। तो हमने पाठ में यह भी पढ़ा था। रामवृक्ष बेनीपुरी जी लेखक हैं जो कि बाल गोविंद भगत जी के बारे में लिखते हैं कि उनके एक बेटा था जो मंद बुद्धि था। तो लिखेंगे बाल गोविंद सॉरी दोस्तों, बाल गोविंद भगत जी के एक बेटा था जो मंद बुद्धि था, जो मंद बुद्धि था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग साथ में लिख सकते हो इन फैक्ट को, आपको आगे प्रश्न के आंसर देने में इससे मदद मिलेगी। तो दोस्तों याद रखिएगा। तो बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते थे। तो अगला फैक्ट लिखेंगे दोस्तों, बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते थे दोस्तों। खंजड़ी या फिर हम कह सकते ढपली, इसी को हम ढपली भी कहते। तो बाल गोविंद जी ढपली को बजाते थे। और दोस्तों वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। दोस्तों उनके यहाँ से गंगा करीब 30 कोस दूर थी। तो हम लिखेंगे गोविंद जी के यहाँ से
से गंगा लगभग 30 कोस दूर थी। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। वे हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। दोस्तों, गोविंद जी के यहाँ से गंगा जी कम से कम 30 किलोमीटर लगभग उनकी दूरी थी, लेकिन जो हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए पैदल ही जाया करते थे। तो हम एक फैक्ट में और लिख लेंगे कि गंगा स्नान के लिए गोविंद जी पैदल ही जाया करते थे। तो लिखेंगे गंगा स्नान के लिए बाल गोविंद भगत जी पैदल ही जाते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस पाठ का अध्ययन किया था। तो कुछ फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट थे, तो हमने उनको सारांश के रूप में लिखा है कि बाल गोविंद भगत जी के एक बेटा था जो मंद बुद्धि का था, और बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते थे या ढपली बजाते थे। दोस्तों, गोविंद जी के यहाँ से गंगा लगभग 30 कोस दूर थी, और वो हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। गंगा स्नान के लिए गोविंद जी पैदल ही जाया करते थे। तो दोस्तों, इस पाठ का हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया है, और इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमने लिखे हैं, इसका सारांश लिखा है। अब दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो हम इस पाठ के कुछ क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो दोस्तों, दिए गए प्रश्नों के हम आंसर लिखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग चाहें तो साथ में भी लिख सकते हो, या फिर इस वीडियो को बार बार रिवाइज करें ताकि आपको क्लास में ही आंसर याद हो जाए, ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो दोस्तों, आप लोग विशेष ध्यान दें, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें दोस्तों, कि आप लोग जो भी पढ़ें उसको एक बार रिवाइज जरूर करें, उसको दोबारा एक बार जरूर पढ़ें, ताकि आपको हमेशा के लिए याद बना रहे और आप लोग पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। दोस्तों, हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। तो हम देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला हमसे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, खेतीबाड़ी से जुड़ी ग्रस्त बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो इसका हम आंसर लिखेंगे। पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। खेतीबाड़ी से जुड़ी ग्रस्त बाल गोविंद भगत से जुड़े, तो प्रश्न लिखेंगे दोस्तों, खेतीबाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत अपनी
बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण, अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे, साधु कहलाते थे। दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा गया है कि खेती बाड़ी से जुड़ी गृहस्थ बाल गोविंद खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो दोस्तों हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। हमने आपके लिए एक नोट्स बनाकर रखा है दोस्तों, तो इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़कर इससे कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे तो उनके हमने आंसर राइटिंग किए हैं, तो हम वही आपको लिखा रहे हैं दोस्तों। तो लिखो बाल गोविंद, तो इसके अंतर्गत लिखेंगे दोस्तों, बाल गोविंद भगत अपनी अनेक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो उत्तर लिखेंगे बाल गोविंद भगत बाल गोविंद भगत अपनी अनेक विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध थे, तो उनकी कुछ विशेषताएं दोस्तों हम लोग लिखेंगे। तो विशेषताओं को हम लोग पॉइंट में लिखेंगे, तो नंबर 1 डाल लीजिएगा। बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो नंबर 1 में लिखेंगे बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते थे, दोस्तों इनकी विशेषताओं में कुछ प्रमुख प्रमुख विशेषताएं थी कि ये कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, इसीलिए ये ग्रस्त होते हुए भी, खेती बाड़ी करते हुए भी इन्हें साधु का दर्जा मिला है। तो दोस्तों ये बड़े ही सत्यवादी थे, इसलिए इन्हें साधु कहा जाता है। तो दूसरे नंबर में लिखेंगे दोस्तों, सबके साथ खरा व्यवहार रखते थे। सेकंड नंबर में लिखेंगे आप सबके साथ खरा व्यवहार रखते थे। खरा व्यवहार अर्थात दोस्तों गोविंद जी कभी किसी के साथ ना तो झूठ बोलते थे, ना कभी किसी को मिथ्या वचन देते थे दोस्तों, ना इन्होंने कभी किसी के साथ गलत किया है। ये हमेशा अपने धर्म पर अडिग रहते थे और किसी के साथ ना तो कोई चापलूसी करते थे और ना किसी को धोखाधड़ी में रखते थे। तो दोस्तों इनका व्यवहार हमेशा खरा रहता था, सत्य है तो सत्य है और जो असत्य है सो असत्य है। कोई व्यक्ति अगर गलत है तो उनको ये कहने में पीछे नहीं हटते थे, इसलिए उनका व्यवहार सबके साथ खरा रहता था और एक जैसा रहता था। तो दोस्तों हम लोग तीसरा नंबर लिखेंगे, कभी किसी की चीज़ बिना छुए बिना पूछे ना छूते थे और ना व्यवहार में लाते थे। दोस्तों गोविंद जी कभी किसी की कोई भी चीज़
कोई भी वस्तु बिना पूछे नहीं छूते थे और ना ही व्यवहार में लाते थे, और ना ही व्यवहार में लाते थे। व्यवहार अर्थात उपयोग। दोस्तों, इनकी एक प्रमुख विशेषता यह भी थी कि कभी भी गोविंद जी किसी की कोई भी वस्तु को बिना परमिशन के या फिर बिना उसकी पूछताछ के कोई भी चीज किसी की नहीं छूते थे, और दोस्तों ना उस चीज को अपने व्यवहार में लाते थे, उसका उपयोग नहीं करते थे जब तक किसी वस्तु को, जो वस्तु है उसके मालिक से पूछ ना लें, जब तक उसका उपयोग बाल गोविंद भगत जी नहीं करते थे। इनकी यह विशेषता भी उनको एक साधु बनाती है। और दोस्तों अगली विशेषता लिखेंगे तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इसको मिटा देते हैं। इनकी चौथी विशेषता थी दोस्तों, कबीर को साहब मानते थे तथा उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। दोस्तों जी कबीरदास जी को साहब कहकर बुलाते थे। कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के आदेशों का पालन करते थे। दोस्तों इनकी एक प्रमुख विशेषता यह भी थी कि यह कबीरदास जी के को साहब मानते थे, या फिर अपना मुखिया या फिर अपना प्रमुख मार्गदर्शक मानते थे, और उन्हीं के जो आदेश होते थे तो उनको उनका ये पालन करते थे, उनके दिए गए सुझावों को ये मानते थे, उनके मार्गदर्शन में ये रहते थे। तो दोस्तों इनकी एक प्रमुख विशेषता यह भी थी कि कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के आदेशों का पालन भी करते थे। दोस्तों इनकी नेक्स्ट एक और विशेषता हम लोग लिखेंगे। पांचवी विशेषता इनकी यह थी कि कभी भी ये किसी से खामखां यानी कि अनायास ही दोस्तों कभी भी बाल गोविंद भगत जी किसी से खामखा या फिर हम कह सकते अनायास ही झगड़ा मोल नहीं लेते थे। तो इनकी एक प्रमुख विशेषता यह भी थी। तो लेखक लिखते हैं इनके बारे में कि कभी भी ये किसी से खामखा झगड़ा मोल नहीं लेते थे। झगड़ा मोल नहीं लेते थे। दोस्तों इस प्रकार से हमने बाल गोविंद जी की प्रमुख 5 विशेषताएं लिखी हैं जो इन्हें साधु बनाती हैं। दोस्तों ना तो ये किसी से झूठ बोलते थे, ना किसी से फालतू का झगड़ा मोल लेते थे, और दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा ना ये किसी की कोई भी वस्तु बिना परमिशन के छूते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से इनका जीवन रहा है। तो
इसमें इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों इसको एक बार दोबारा जरूर पढ़िएगा, इसीलिए आपको बार बार हर एक क्वेश्चन के आंसर को दो दो तीन तीन बार आपको बताया जा रहा है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आप सुने और एक बार लिखने की कोशिश करें, ताकि हमेशा के लिए आपको याद बना रहे। तो दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न नंबर 2 डाल लेंगे, लिखेंगे इसके अंतर्गत, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? दोस्तों तो उत्तर में लिखेंगे, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि भगत जी की उम्र अधिक हो चुकी थी। क्योंकि भगत जी की उम्र अधिक हो चुकी थी और उनके बेटे की भी मृत्यु हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। तो उनकी पुत्र वधू ने सोचा, पुत्र वधू ने सोचा कि इनका पुत्र मर चुका है और अगर मैं भी चली गई तो भगत जी की देखभाल कौन करेगा? तो लिखेंगे, देखभाल कौन करेगा? आगे लिखेंगे, अगर बीमार पड़ गए तो कौन देखेगा? इसलिए उन्होंने
अपने भाई के साथ जाने भाई के साथ भगत जी को छोड़ कर जाने के लिए मना कर दिया के लिए मना कर दिया। दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा गया था कि भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो दोस्तों हमने आंसर में लिखा है, हमने जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था तो उस प्रकार से हमने इसका आंसर दिया है। तो दोस्तों भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत जी की उम्र भी अधिक हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि इनका पुत्र भी मर चुका है और इनकी उम्र भी अधिक हो चुकी है, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी उनकी। तो उनकी पुत्र वधू ने सोचा कि अगर मैं भी नहीं रहूंगी, अपने भाई के साथ चली जाऊंगी, अगर कभी ये बीमार पड़ गए तो इनकी देखभाल कौन करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से, इसी कारण से उन्होंने अपने भाई के साथ इन्हें छोड़कर जाने के लिए मना कर दिया था। दोस्तों इस प्रकार हमने इसका आंसर लिखा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आप लोग कंटिन्यू क्लास में बने रहिएगा। आपको हिंदी का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, आप लोग बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मिनट को